हाय एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बाहुबली एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार। और इस वीडियो में एक्चुअली मेरा बहुत टाइम लग गया मेरे को बनाने में, बिकॉज ऑफ प्लानिंग, बिकॉज ऑफ पैटर्न, बिकॉज ऑफ चेंजेस जो इस साल किए गए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नाटक के अंदर। लिटरली बता रहा हूँ यार, इस वीडियो के पीछे टाइम लगा है, मैं जानता हूँ कुछ बहुत सारे रीजंस और रहे, पर लेकिन इस वीडियो को बहुत अच्छे से बहुत सोच समझ के लिए आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि पेन और कॉपी निकाल कर बैठना और जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ वो सब चीजें लिखते चलना, ठीक है। और एक और चीज कि इस वीडियो के बाद और 2-3 वीडियो इसमें आएगी और चीजें मिलाकर आपको पूरी स्ट्रेटेजी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की वीडियो के अंदर मैं मेन आपको बात कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, क्या क्या चीजें होने वाली है, वो सब चीजें। बट लेकिन नाटा ने या फिर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने नाटा के अंदर जो चेंजेस किए गए, मेनली जो 2 बिग चेंजेस है, इन बिग चेंजेस को कैसे हमको हैंडल करना है एग्जाम में, इसके ऊपर आपके पास अलग से वीडियो आएगी। राइट, मैं बताऊंगा भी किस चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये चीज रहेगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी होगी, पर ये वीडियो आपके लिए अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। राइट, ये देखना आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप नाटा के एस्पायरेंट हो, राइट, और चैनल के ऊपर नए हो तो आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है ही है। राइट, स्टार्ट करते। ऑल राइट, सबसे पहले यार कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पता होनी जरूरी है। अगर आप नाटा एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, अगर आप 50% जानते हो, 30% जानते हो, 70% जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पेन कॉपी निकाल कर ही बैठना है आपको। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार मैं कुछ बिग चेंजेस की बात करने जाऊंगा। अगर आपने लास्ट ईयर का पैटर्न देखे हो, लास्ट ईयर का कुछ पीवाई कुछ देखा हो उठाकर, नहीं भी देखा हो, अगर आपने इस साल का कुछ पैटर्न देखा हो, अपनी जो पहले पेपर पैटर्न और एग्जामिनेशन जो शेड्यूल था, डेट्स थी, इसके ऊपर जो वीडियोस आई थी, वो अगर देखी हो, उसके अंदर मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डिकोड किया था। ऑलराइट, पर लेकिन यह समझते कि बिग चेंजेस के अंदर क्या चीज है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अब तक क्या बिग चेंजेस हुए। तो यार 2 बड़े मेजर चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। वो सबसे पहला चेंजेस है, वो सीबीएटी एग्जाम हो रहा है। ये एग्जाम जो सीबीएटी एग्जाम हो रहा है, सीबीएटी को मतलब कंप्यूटर बेस्ड एडेप्टिव टेस्ट, ये इस साल रखा गया है। क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड एडेप्टिव टेस्ट? मोटा मोटा मैंने एडेप्टिव टेस्ट के वीडियो पहले बना चुका था, जिसके अंदर मैंने बात किया था कि एडेप्टिव टेस्ट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। मोटा मोटा समझ रहे हैं तो सिंपल ये चीज है कि आप जब एग्जाम में दोगे क्वेश्चन, जब एग्जाम में देने बैठ रहे हो, तो आपके सामने जो क्वेश्चन अपीयर होगा, अगर आपने उसको सही आंसर दे देते हो तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली सही आंसर देते चलोगे तो क्वेश्चन का लेवल एक एक बढ़ता चलेगा, जैसे आप सही आंसर देते चलोगे। जैसे आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर आप गलत आंसर दे दोगे तो वो जो फिर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, तो उसका जो लेवल है क्वेश्चन वो डाउन होता रहेगा। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ नाटक के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लगाना ही है, छोड़ना नहीं है। एक चीज याद रखना, ठीक है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑलराइट, तो नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपको क्या है ध्यान रखना थोड़ा सा, नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर नेगेटिव थोड़ा सा ये बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। राइट, तो पहला ये कि एडेप्टिव टेस्ट के कारण इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुकी है नाटक की। ऑल राइट, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर बढ़ चुकी है। जब भी मैं एरो लगा रहा हूँ उसका मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ी है। नेक्स्ट सेकंड जो बिग चेंजेस है वो ये कि यहाँ पर टाइमिंग्स दे दी गई आपको 108 सेकंड, स्पेशली एप्टीट्यूड वाले पोर्शन के अंदर, जिसको पार्ट बी कहा जा रहा है। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन को टाइमिंग दिया गया है, 108 सेकंड से ज्यादा टाइमिंग नहीं मिलेगा। मतलब क्वेश्चन चाहे हार्ड हो, चाहे भैया क्वेश्चन इजी हो, चाहे मैथ्स का क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, आपको 108 सेकंड ही मिलेंगे। ये सेकंड जी जो इसका यार डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता है। तो इन दोनों को सोचने वाली बात है। अब इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको एक्चुअल एग्जाम में एडेप्टिव टेस्ट और इस सेकंड के साथ कैसे टाइम को मैनेज करना है, वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा। राइट, पर लेकिन एक अलग टॉपिक है, इसलिए अलग से वीडियो उसके ऊपर आएगी। ऑलराइट, वो बता देना आपको वीडियो कब चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको नहीं पता हो पेपर पैटर्न क्या कह रहा है इस साल के, एक बार थोड़ा सा नजर डाले थे पेपर पैटर्न के ऊपर। वो ये कह रहा है कि 200 मार्क्स का एग्जाम हमेशा होता है, जो कि हर साल हो रहा है, वो तो है ही, पर लेकिन 200 मार्क्स के अंदर से आपके पास पार्ट ए पार्ट बी 2 है। पार्ट बी आपके पास जो होगा 120 मार्क्स, जो कि आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होगा, जिसके अंदर 42 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दी जाएंगे, 1 2 3 4, और 1 एक ऑप्शन सही होगा, आपको चूज करना है। नेक्स्ट आपके पास 8 क्वेश्चन जो होंगे वो एनसीक्यू होंगे। एनसीक्यू मतलब होता है नो चॉइस क्वेश्चन, जहां पर आपके पास 4 ऑप्शन नहीं दिए होंगे। सिंपल अगर बात करें तो जेई की अगर तू देखे तो एक जेई में न्यूमेरिकल आता है, एनएटी न्यूमेरिकल टाइप, उस टाइप से मान लो नो चॉइस क्वेश्चन, जहां पर आपको न्यूमेरिकल तो क्वेश्चन आ सकते हैं, पर लेकिन न्यूमेरिकल के अलावा और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन, पजल्स, रिजल्ट्स, कुछ भी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं। अभी आगे देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या हमको प्रिपेयर करना है यहाँ पर, ठीक है। पूरी स्ट्रेटेजी बात करें, टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट ए की।
पार्ट यार 80 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर सिंपल आपका बेसिकली ड्राइंग वाला आता है, स्केचिंग जहां पर आती है, जहां पर ऑफलाइन पेपर होता है, राइट। ये पेपर पूरा हो गया, CB80 पेपर हो गया, ये पार्ट बी वाला, राइट। और पार्ट ए जो है वो ड्राइंग वाला पेपर होता है, स्केचिंग वाला पेपर, जो कि आपका पहले आप ये वाला एग्जाम देते हो, उसके बाद आपको ये एग्जाम के अंदर ही शीट दे दी जाती है, और आपको ऑफलाइन क्वेश्चन कंप्यूटर पे आता है, और आपको क्वेश्चन देखकर ड्राइंग के ऊपर, शीट पे ऊपर ड्राइंग बनानी होती है, स्केच बनाना होता है, राइट। उसके अंदर बेसिकली 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास 25 मार्क्स का होता है, सेकंड क्वेश्चन में 25 मार्क्स का होता है, थर्ड वाला क्वेश्चन जो 30 मार्क्स का होता है। ये मार्क्स लिखे हुए, राइट। अभी आगे देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, किस किस तरह से हमको प्रिपरेशन करना चाहिए, ऑलराइट। तो ये बेसिकली आप समझ गए, दोनों के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, इसके लिए भी 90 मिनट्स, इसके लिए 90 मिनट्स, बेसिकली टूल मिला के देखें तो 180 मिनट्स का यहाँ पर एग्जाम होता है, मतलब 180 मिनट्स बोले तो 3 आवर्स का यहाँ पर एग्जाम रहने वाला है, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यार, वो ये पार्ट बी को थोड़ा सा अपन डिटेल में समझ रहे हैं कि पार्ट बी जो मैंने लिखा है उसके अंदर 42 क्वेश्चन जो क्या है आपके एमसीक्यू आ रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। जो भी एक ऑप्शन होगा आपको सही ऑप्शन करेक्ट चूज करना होता है जब एमसीक्यू की बात कर रहे होते हैं। ये तो एमसीक्यू था, ठीक है। और अगर एमसीक्यू की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कह सकता हूँ कि कोई भी वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं, राइट। वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकते हैं, NAT भी आ सकता है, वन वर्ड भी आ सकता है, ठीक है ना। अभी आगे बात करेंगे डिटेल के अंदर कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और पार्ट बी कहूँ या फिर नाटा को किस चीज के लिए हार्ड बन रहा है, वो सेम 108 सेकंड आपको पर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं यहाँ पर। कुल मिला के 42 ओवर 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है 108 सेकंड पर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, बिकॉज ओवरऑल 90 मिनट्स आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये एलिप्टिव टेस्ट, एलिप्टिव मोड के अंदर पेपर होगा, राइट। ड्राइंग एडिप्टिव मोड के नहीं होगा बिकॉज ये तो ऑफलाइन है, पर लेकिन ये एडिप्टिव मोड के अंदर होगा, देखना। तो ये इसकी डिफिकल्टी लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा रहा है, राइट। तो इस साल बोलूंगा कि हर साल के तरह इस साल कंपैरिजन के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आने वाले हैं, और पेपर व क्वेश्चन भले आसान हो, क्वेश्चन भले इतना ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, पर लेकिन क्योंकि टाइम बाउंडेशन, क्योंकि एडिप्टिव मोड के कारण ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट हो जाता है पैटर्न के कारण, ऑलराइट। सो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक दो चीज समझ लेते हैं। नाटा स्ट्रेटेजी के अंदर हमारा टारगेट यार कि 180, 175, 170, 180, 195 जो भी आगा एक्सवाइजेड टारगेट है, अपना टारगेट सबसे पहले तो यार जहां पर आप पढ़ते हो, जहां लिखते हो, दीवार के सामने लिखकर चिपका दो, पेपर पे लिख दो कि ये आपका टारगेट है और इसको आपको अचीव करना है, ऑलराइट। और वह 3 चीज की जरूरत होती है किसी भी स्ट्रेटेजी, किसी भी टारगेट को फॉलो करने के लिए, राइट। बच्चों को 4 साल से गाइड कर रहा हूं, बच्चों को बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट आपका हमेशा रहा है, राइट। बेसिकली यार 3 चीज बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं और आपको भी फोकस करना है, वो ये कि सबसे पहले आपका पढ़ने का क्या है, मतलब कहाँ से पढ़ने वालों, क्या मटेरियल आपके पास है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या आपके पास तरीके हैं पढ़ने के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, वो सब चीज पहले उसके ऊपर अपन बात करेंगे। पेपर कहाँ से जनरली बनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट, कि भाई टाइम कैसे मैनेज करना है, कितने सेक्शन को, कौन से पार्ट को कितना टाइम देना है, अभी हम कितने घंटे दिन के अंदर पढ़ रहे हैं, उस दिन के अंदर से कितने सेक्शन को कितना टाइम देना है, क्या मोस्ट वेटेज हम जो निकल कर आ रहा है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी पढ़ने की, वो बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी ओवरऑल, मतलब कि क्या क्या पढ़ना है, क्या प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, पीयूष कितने पीआईक्यू लगाने हैं, क्या मॉक टेस्ट है, वो सब चीजें बात करेंगे। और जो पढ़ रहे हो इसके अंदर तो पढ़ने का तरीका क्या है, उसके अंदर अपन जो भी गौर करेंगे। ये सब चीजें कंप्लीट करने के बाद आप अपने ड्रीम टारगेट यार के ऊपर पहुंच पाओगे, चाहे 190 आपका है, चाहे आपको 180 मार्क्स का टारगेट है, चाहे आपका 175 मार्क्स का टारगेट है, चाहे आपका 195 मार्क्स का टारगेट, जो भी आपका टारगेट है, बस ध्यान रखना है आपको अपना टारगेट बड़ा लेना चलना है, याद रखना। भाई ये मत सोचना कि मुझे 150 ही चाहिए, ये मत सोचना मुझे 145 ही चाहिए, मेरे तो उस कॉलेज के लिए 150 कट ऑफ ही, 160 कट ऑफ ही, तो मैं बड़ा क्यों सोचूं। आपको बड़ा टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने ड्रीम कॉलेज जहां भी आप जाना चाहते हो वहां पर पहुंच पाओगे, राइट। भैया बड़ा टारगेट रखना कोई गुनाह नहीं है, बड़ा टारगेट रखना कोई डर वाली बात नहीं है, जब तक टारगेट बड़ा नहीं रखोगे तब तक वहां तक पहुंचोगे नहीं। कोई सोचते भी 180 टारगेट बोलना तो बहुत आसान है, अरे बोलना आसान है तो वही तो करना है, बोलोगे आसान तभी तो लगेगा आसान, बिना बोले कैसे चीजें आसान हो जाएगी, बिना सोचे चीजें आसान कैसे होगी। मैं हमेशा हर साल बच्चों को कहता हूँ, कोई बच्चा कहता है मेरे तो भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है और मैंने इतना नहीं पढ़ा है तो मैं 90 तो सोच ही नहीं पाऊंगा। अरे सोचने में क्या जा रहा है भाई, बोलने में क्या जा रहा है, सोचने में क्या जा रहा है। कोई टारगेट सोचते हो तब जाकर वो अचीव होता है। जितने भी आप टॉपर्स देखते हो हर साल उसके 175 मार्क्स आ गए, 180 मार्क्स आ गए, लास्ट ईयर सफर टुगेदर से सबसे हाईएस्ट स्कोर निकला था नाटक का 175 मार्क्स। तो क्यों, जब यार सोचा हमने, उसके लिए प्रिपरेशन किया तभी तो निकला ना, उसके बिना पॉसिबल था क्या बताओ। इसीलिए अपना टारगेट फिक्स रखो, अपना टारगेट लिख लो, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक एक पार्ट के ऊपर बात करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, पार्ट नंबर बी की ऊपर बात करते हैं, ऑलराइट। सो लेट्स कम ऑन पार्ट नंबर बी। सबसे पहले बात कर चुके आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं, पहला एमसीक्यू मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है एमसीक्यू, ठीक है।
सबसे पहले यार मैं एमसीक्यू ही बात करूंगा, बिकॉज एमसीक्यू से क्वेश्चन से निकल कर ही एमसीक्यू बन रहा है, राइट। देखिए सबसे पहले यार मेनली जो पता है नाटक है इस बार जो देखा जा रहा है पैटर्न, और क्योंकि एमसीक्यू है एनसीक्यू भी है, और यहाँ पर ऐसा नाटक ने नंबर बताया नहीं है कि इस बार कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। जैसे लास्ट ईयर बताया था कि 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे, फिक्स था। इस बार क्या हो सकता है, मे भी शायद हो सकता है कुछ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, हमको नहीं पता क्या आएगा, राइट। पर लेकिन ये कि जो अभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं जैसे तो उनके कुछ रिव्यू मिल रहे हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 3 के भी आ रहे हैं, 4 के भी आ रहे हैं, मे भी देखो आगे आगे क्या होता है, ठीक है ना। पर अगर मेन बात करें तो कैटेगरी डिवाइड कर ली मैंने कुछ कि ये कैटेगरी हो सकती है और आपको फोकस करना है। सबसे पहली कैटेगरी वो है बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। यार नाटक के अंदर रीजनिंग के अंदर 120 मार्क्स का वेटेज है, पार्ट नंबर बी का, राइट। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले है बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के अंदर याद रखना आपके पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो है, जहां से क्वेश्चन आ रहे पूछ रहे हैं, वो है ज्योमेट्री, जिसके अंदर आता है लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स और सर्कल्स। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स या फिर ऐसा टॉपिक है जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 9-10 का ऐसा कवर करना होता है, राइट। आप अगर क्लास 9-10 के अंदर आपने जितने भी बेसिक मैथ्स पढ़ा हो, जो भी बेसिक मैथ्स के अंदर आप चीजें पढ़ी वो सब यहाँ से नाटक पूछता है, राइट। इसके अंदर सर्कल्स है, चाहे सर्कल एक ट्राइंगल्स है, सर्कमस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड है, मतलब ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 9 के निकल के आते हैं, जिसके सर्कल्स के अंदर लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट लग जाता है, क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, राइट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये काफी सारे क्वेश्चन, और ये बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में पहली बार नहीं पूछा नाटक, ये लास्ट 3 साल से पूछ रहा है। कोविड के बाद जब से पैटर्न चेंज हुआ था उसके बाद सबसे फिक्स ये बेसिक मैथ्स ही आ रही है नाटक के अंदर, ऑलराइट। तो इसके अंदर ना कि ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमको ज्योमेट्री वाली चीजें कर लेंगे। मैं आपको इसके अंदर डिटेल में सिलेबस भी लेकर आ जाऊंगा कि एक्चुअली में डिटेल में मैथ्स का सिलेबस क्या है, इसकी भी वीडियो आ जाएगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना आपकी वीडियो कब चाहिए आपको, राइट। जरूर आपको वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर मैं डिटेल में लिख दूंगा कि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, अंदर के टॉपिक्स क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, अपन डिटेल में बात करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, एज रिलेटेड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्क एंड टाइम, एरिया रिलेटेड, एरिया के अंदर आता है जिसके अंदर आता है शेडेड पोर्शन, राइट। एरिया वाले क्वेश्चन क्या पूछेगा, शेडेड पोर्शन, कोई भी चीज का आपको शेडेड पोर्शन बना के दीजिए, बोला कि इसका एरिया निकालो। इसके अंदर जनरली आपको देखा होगा तो आप जितने भी आपने शेडेड पोर्शन वाले क्लास 12 के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जहां पर आप कौन सा शेडेड वाले पोर्शन कोई कॉमन एरिया बन जाता था, राइट। तो मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन वाला नहीं लगेगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपने क्लास 9-10 के अंदर भी देखा होगा जब शेडेड वाले पोर्शन का एरिया निकालते हैं, राइट। कोई सर्कल है या फिर कोई स्क्वायर उसके अंदर कंबाइंड है या फिर फिक्स हो रखा है, या फिर आपने एक चैप्टर था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, राइट। तो क्लास 9-10 के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला जो चैप्टर था बेसिक, वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारे पास वो है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ चीज जहाँ पर रूट्स आ रहे हैं, एक उसी कुछ चीज यहाँ पर आता है लॉगरिथम, एक लॉग भी आता है लॉगरिथम, राइट। तो बेसिकली बात करते हैं पूरी बेसिक मैथ्स आपको कर लेनी है। अब यार बेसिक फिजिक्स से क्या मतलब आपका, देखो आप देखो होता क्या है ना, नाटक के अंदर बेसिक फिजिक्स भी काफी पूछ रहा है। अब बेसिक फिजिक्स से मेरा मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको वर्क एंड टाइम, तो स्क्वायर में बेसिक फिजिक्स के अंदर मान सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपका एक और यहाँ पर टॉपिक लिखा नहीं मैंने, वो लिखो आप स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो ये बेसिकली ये एक ऐसा है कि ये कैलकुलेशन टाइप में भी आ गए, और ये क्या है बेसिक फिजिक्स की कैटेगरी के अंदर भी आ जाता है, बिकॉज हम फिजिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं यार कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ये अगर आप 11-12 की बात करते हैं, फिर 9-10 के अंदर ही बात करें, ऑलराइट। तो ये कुछ यहाँ पे टॉपिक्स आ जाते हैं। उसके अलावा फिजिक्स में भी और अगर बात करें तो वैसे मैं आपको बना दूंगा पूरी अलग से वीडियो पूरे टॉपिक से लिख कर डिटेल में, पर लेकिन फिजिक्स में और बात करें तो यहाँ पर आपके यूनिट्स आते हैं कि जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज है या फिर कोई सी भी क्वांटिटीज है तो उनकी यार यूनिट्स क्या है। मैंने बोला फोर्स की यूनिट क्या है, मैंने बोला आपको कि पावर की यूनिट क्या है, मैंने बोला कि वर्क की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट क्या है, मैंने बोला कि लेंथ की इसमें यूनिट्स क्या है। तो हर एक चीज की यूनिट्स है, राइट, फिजिक्स के अंदर। तो हर एक क्वांटिटीज की आपको यूनिट्स बतानी चाहिए। इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन आता है भैया कि माना कि आपको जो ऑडियो है आपके पास, जितने भी कोई भी इंसान अपन बोल रहे हैं तो वो किस चीज में मेजर किया जाता है आपकी ऑडियो, राइट। ठीक है, तो हर चीज का फॉर्मेट है, हर चीज का यूनिट्स है, हर चीज का डायमेंशंस है, वो क्या है क्या नहीं है। तो काफी ज्यादा चीजें स्टैंडर्ड चीजें पूछी जाती है, ऑलराइट। तो ये भी क्या है फिजिक्स कैटेगरी में आ जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसके लिए आप है ना एक चैप्टर देख सकते हो जिसका नाम है आपकी क्लास 11 के अंदर फिजिक्स के अंदर सेकंड वाला चैप्टर है, क्लास 11 की फिजिक्स में सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। उसमें आपको सबकी यूनिट्स दे रखी है, तो वो आप रेफर कर सकते हो, राइट। आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है क्लास 11-12 में। नेक्स्ट बात करते हुए और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से देखो, अब नेक्स्ट मूव कर जाते हैं वो है जीके हिस्ट्री वाला पार्ट, जहां पर आपके पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है देखो, अब देखो इसमें दो चीजें, पहले तो एक आता है जीके या फिर हिस्ट्री के, तो या फिर कलर थ्योरी। अब कलर थ्योरी अलग पार्ट है, कलर थ्योरी अपने आप में टॉपिक है, राइट।
कलर थ्योरी के ऊपर भैया डिटेल में एक टॉपिक लाने की मेरा पूरे प्लानिंग है, बता देना आपको वीडियो कब चाहिए। डिटेल में कलर थ्योरी मतलब एक सिंगल शॉट, वन शॉट के अंदर पूरा पूरा कलर थ्योरी एक्सप्लेन करने वाले हम लोग क्वेश्चन के साथ, बता देना आपको, लाइव सेशन में भी करने वाले हैं उसको, ठीक है। तो कलर थ्योरी यहाँ पर पूरा आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कलर थ्योरी के अंदर टॉपिक अगर बात करूँ तो मोटा मोटा वार्म कलर्स क्या होता है, कूल कलर्स क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कलर्स तो है ही। कलर व्हील के अंदर आपको चीजों को पहचानना सीखना है कि बस कौन सा कलर कहाँ पर दे रखे, उसके अंदर ट्राइडी कलर स्कीम क्या होती है, अलग अलग तरह की कलर स्कीम आपको से याद रख लेंगे, राइट। बेसिकली क्वेश्चन इसके आसपास ही घूमते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जीके हिस्ट्री हो जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं जीके हिस्ट्री के अंदर क्या, देखो जितने भी टॉप आर्किटेक्ट्स उनके प्रोजेक्ट्स है वो आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। जितने भी टॉप आर्किटेक्ट्स उनके प्रोजेक्ट्स है ये काफी ज्यादा पूछे जा रहा है नाटक के अंदर। एक और फेमस बिल्डिंग्स, जितनी भी यार फेमस बिल्डिंग नेशनल इंटरनेशनल खुद की, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की फेमस बिल्डिंग्स, आपको उसके एटलीस्ट नाम और प्लेसेस याद रखने और इसकी इमेजेस याद रखने हैं। मैं आपको दो चीज बोलूंगा इन चारों के अंदर, इन चारों के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, इनकी इमेजेस और इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर ज्यादा अंदर डीप में मत जाओ, पर लेकिन एटलीस्ट इमेजेस तो पता कर लो, और प्लेसेस कौन सी बिल्डिंग कहां पर है उसकी इमेज क्या है, बस एटलीस्ट। होगी होता क्या है, ये सब जो है एज अ मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के अंदर, तो मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको 4 या 5 बिल्डिंग ऑप्शन जितने भी दियो, पर लेकिन आपको एक या दो चीज भी पता होती है, कितनी बार आप आंसर निकालते हो, कितनी बार ऑप्शन के अंदर सबके सब अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो आपको एक या दो ऑप्शन भी पता हो तो भी आप मैच द फॉलोइंग के अंदर करेक्ट ऑप्शन निकाल लेते हो, कितनी बार ऐसा भी होता है, राइट। तो इसलिए ट्राई करो आप एटलीस्ट बिल्डिंग की जितना ज्यादा हो सके टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के आप इमेजेस पता कर लो, राइट। एक बिल्डिंग के अंदर ज्यादा टाइम लगाने से अच्छा भी हम 10 बिल्डिंग की इमेजेस, उसके प्लेसेस याद रख लें कि वो कब बनी थी, उसकी प्लेस वो है कहां पर, उसकी इमेज कैसी, बस खत्म। ऑलराइट, एक बार इतना भी अगर आप कर लोगे उसका टाइम बचता, तो फिर आप किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग या फिर पर्टिकुलर बिल्डिंग मटेरियल के डीप में जाओ या फिर उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर डीप में घुसो। पहले टाइप्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ चीजों को कवर कर लो, राइट, ताकि हमारा सिलेबस एक बार के लिए पर्टिकुलर ऊपर ऊपर से पूरा हो जाए। क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको डायरेक्ट ज्यादा अंदर की चीज नहीं पूछता, वो सिंपल आपको इमेज देके पूछता है कि बताओ ये बिल्डिंग कौन सी, ये बिल्डिंग कौन सी, या फिर ये बिल्डिंग कहां पर है, खत्म। इससे ज्यादा पूछ ही नहीं रहा है। इससे ज्यादा नाटा एक्चुअली में नहीं पूछ रहा, नाटा हो चाहे जई हो, कोई सा भी एग्जाम हो यार, ये एक्चुअली में ज्यादा नहीं पूछ रहे, ये ऊपर ऊपर से पूछ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा फास्ट काम करना है, राइट। तो मेटेरियल हो गया, बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स वहां पर हो गए। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चरल टर्म्स। आर्किटेक्चरल से टर्मिनोलॉजी से हम याद रखनी है कि आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी क्या है। जैसे जेई के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें नाटक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्किटेक्चर टर्म्स, आर्किटेक्चर के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको किसमें कहते हैं। जैसे मैंने बोला वाइंडर क्या होता है, तो वाइंडर क्या होता है, बेसिकली जब स्टेयर के अंदर जो आप लैंडिंग के अंदर एक जो मतलब ट्रायंगुलर स्टेयर होती है, राइट, तो उसको वाइंडर कहते हैं। तो ये सब छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब थोड़ा एक बड़ा पोर्शन है और इस चीजों को याद करना मुश्किल है, तो या तुम्हें इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। इसको याद करना बहुत थोड़ा मुश्किल है, इसको प्रैक्टिस करना मुश्किल है, क्योंकि रटना पड़ेगा चीजें, काफी सारी थ्योरी है इसके ऊपर। एग्जाम में अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप देखते आंसर लगाओगे, देखोगे आपको आ गया तो टिक किया, आपके मतलब 108 तक आपको वेट नहीं करना है, सीधा टिक किया, सीधा टिक किया, ऑलराइट। ये थोड़ा आसान है, पर लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे यार जहां पर क्या है, मतलब प्रैक्टिस करना, ये करना ये भी मुश्किल है और अटेम्प्ट करना ही मुश्किल है, राइट। देखो मुश्किल तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर लेकिन है कि शुरुआत के थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर एक बार जैसे आप चीजों को समझ में आ जाता है, हो जाती है, उसके बाद चीजें आसान हो जाती है, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, एक आता है करंट अफेयर्स। अब ये क्या करें, काफी क्वेश्चन इससे बहुत डरते हैं। करंट अफेयर जीके में फर्क क्या है, देखो जब भी अपन जीके की बात करो तो जीके का मतलब है कि हिस्ट्री की बात करो, अपन थ्योरी की बात कर रहे होते हैं, जो कि आपके सिलेबस वाली थ्योरी, इसको बोलते हैं जनरल नॉलेज, राइट। पर लेकिन जब करंट अफेयर्स की बात करो तो अभी करंटली देश दुनिया में क्या चल रहा है, अभी करंटली कोई गवर्नमेंट की नई स्कीम लॉन्च हुई है क्या, राइट। अभी कोई पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई इलेक्शन हुए हैं तो कौन जीता है, कहाँ पे, अभी से दिल्ली में इलेक्शन हुए तो कौन सी गवर्नमेंट जीती है, कौन सी सरकार है, क्या किसकी पार्टी जीती है, क्या पार्टी बनी है। तो काफी सारे ऐसे आते हैं चीजें जो हमको ध्यान रखने होते हैं, राइट। तो ये करंट चीजें होती है, बड़ी बड़ी चीजें याद रखेंगे। अभी हम बहुत ज्यादा अंदर डीप में करंट अफेयर्स नहीं याद रख सकते हो, बिकॉज अगर आप डीप में करंट अफेयर्स में जाओगे तो आप बाकी सिलेबस कब करोगे, राइट। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक या दो ही आते हैं, ज्यादा नहीं आएंगे, ऑलराइट। इसलिए थोड़ा सा आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर से अपडेट कर सकते हो अगर आपके आसपास या फिर आपके खुद के पास न्यूज़पेपर आता है तो, ऑलराइट। इसके लिए आपको बोलूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है हमारे पास रिडल्स एंड पजल्स। भैया एक टॉपिक आ जाता है जहां पर आपको थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, जहां पर एक रिडल्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसके अंदर वन वर्ड होता है। अधिकतर ये रिडल्स वाले क्वेश्चन वन वर्ड में मतलब एनसीक्यू में आ सकते हैं, पर लेकिन मे भी शायद ऐसा कुछ पजल आपको दे दिया जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन भी दे सकता है, तो कुछ कंफ्यूज करने के लिए, तो ये भी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं वो इंपोर्टेंट डेट्स। जितनी इंपोर्टेंट कुछ डेट्स है जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल डेज कब बनाए जाते हैं, मैंने बोला कि नेशनल मैथमेटिक्स डे, नेशनल साइंस डे, ये सब कुछ कब बनाई जाती है, तो एक डेट्स भी यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा जेई में भी आजकल पूछे जा रहे हैं लास्ट 2 साल से, ठीक है ना। तो ये कोई इंपोर्टेंट नाटक के अंदर तो पहले से पूछे जा रहे थे। एक नाटक में एक टॉपिक है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, पीओडी। ये है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जिस थोड़े से प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन थोड़ा सा आपको याद कर लेने, चाहे वो लाइन्स हो, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे कुछ भी हो। उसके अलावा बात करें जितने प्रिंसिपल डिजाइन, ये तो एलिमेंट्स थे। डिजाइन की बात करते हैं, हमारे पास इम्फेसिस हो, सिमेट्री हो, अनसिमेट्री हो, चाहे हमारे पास कुछ भी चीज हो, ठीक है ना। काफी सारी चीजें एक्चुअल में ऑन द स्पॉट याद नहीं आते सारे जितने भी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, जितने भी जो डिजाइन है वो सबके सब याद कर लें, चाहे इम्फेसिस हो, चाहे हिरार्की हो, सब कुछ, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इनके ऊपर इमेज देख लेनी, एग्जांपल देख लेनी, डेफिनेशन देख लेनी, कैसे एग्जांपल वगैरह क्या, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट बात करते हो लोगोस, इंपॉर्टेंट ब्रांड्स के कुछ कुछ लोगोस आपको थोड़े से याद रख लेना, ठीक है ना। कोई फूड के लोगो है या फिर कोई बड़े ब्रांड है या फिर कोई ऑटोमोबाइल कंपनीज है, इनको थोड़े से लोग आपको याद रखना। नेक्स्ट इंग्लिश वोकेबुलरी, इंग्लिश के अंदर थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत ग्रामर पे भी क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सीक्वेंस, राइट। इंग्लिश वाले और यहाँ पर यस पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी आने के चांसेस, राइट। इंग्लिश से आपको पैराग्राफ दिया, अनसिंग पैसेज दिया है और पैराग्राफ से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी आ सकते हो, उसकी भी थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये कुछ होने के बाद ये आपका था नंबर सेकंड वाला पार्ट। याद रखना बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट और इन दोनों का पार्ट लगभग वेटेज सेम रहेगा। बेसिक मैथमेटिक्स का इसका वेटेज और लगभग जीके और हिस्ट्री का वेटेज, इन दोनों का वेटेज सेम रहेगा। इन द एमसीक्यू, मैं एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू वालों के अंदर इनका वेटेज सेम रह सकता है, पर लेकिन मैं आपको ये भी बोलूंगा कि किसी किसी एग्जाम में बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स वाला, फिजिक्स तो छोड़ो पर लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स जितने भी टॉपिक्स है इनका वेटेज ज्यादा हो सकता है किसी किसी एग्जाम के अंदर एज कम्पेयर टू जीके, इनका वेटेज ज्यादा हो सकता है, राइट। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आप थोड़ा सा याद रखना कि आपको ये पोर्शन पहले करना है, मतलब दोनों साथ में लेके चलना, पर लेकिन फोकस थोड़ा ज्यादा रखना है क्योंकि चीजों में टाइम लगेगा, इसमें भी लगाना टाइम, इसमें भी टाइम लगाना है, राइट। इक्वली टाइम देना है, थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा देना, आधा 1 घंटा अगर दे सको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वो थर्ड नंबर नॉन वर्बल रीजनिंग। ये सबसे आसान टॉपिक होता है और ये शायद आपने जो जिसने जेई का एग्जाम दिया उसको पता ही होगा कि जेई के अंदर जो आता है 2D 3D विजुअलाइजेशन वाले टॉपिक, जिसके अंदर आप बोलता है आपको टॉप व्यू क्या है, फ्रंट व्यू क्या है, साइड व्यू क्या है, इन दोनों चीजों को याद करो। तो बेसिकली ये आता है, बेसिकली मिरर इमेज क्या है, वाटर इमेजेस क्या है, ये सब क्वेश्चन हो गए। काउंटिंग सरफेस, 3D ऑप्शन दिया है, 3D सरफेस या उसके आप सरफेस काउंट कर रहे हो कितनी है, या फिर आप सरफेस फिगर वाले भी आते हैं, जैसे मैंने बोला ट्राइंगल्स लिखा हुआ है, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट करो, नंबर ऑफ सर्कल काउंट करो। तो ये काउंटिंग फिगर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब एंड पैटर्न, राइट। इसके अंदर क्यूब्स, डाइस, कोई पैटर्न पर्टिकुलरली कोई रिप्रेजेंट किया तो पैटर्न को देखो और समझो। तो ये सब छोटी चीजें हैं जो कि क्या नॉन वर्बल पार्ट में आ जाती है। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको फिर से कहता हूँ इस वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार 2 बार देखोगे, आपने जे का एग्जाम दिया भी तो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस की है। इन क्वेश्चन को आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो, राइट। कुछ कुछ चीजें की प्रैक्टिस कर लेना, जैसे फॉर एग्जांपल काउंटिंग सर्विस, काउंटिंग फिगर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्यूब एंड पैटर्न के अंदर आपको कुछ कुछ क्यूब्स एंड पैटर्न सॉल्व करने के तरीके हैं, वो थोड़ा सा आप जनरलाइज देख लेना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप 1 बार 2 बार देख लोगे तो भी काम हो जाएगा, पर लेकिन एटलीस्ट ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पर्टिकुलर वीकली रिवीजन भी जरूरत होगी और इनके कॉन्सेप्ट भी समझना होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तभी काम होगा। ऑलराइट, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं वो है पार्ट नंबर बी, एमसीक्यू की बात है। अभी अगर नॉर्मल एक एमसीक्यू जब बात करें तो 9 चॉइस क्वेश्चन, ये भी यार इन्हीं चीज से मिलकर बना है, इसमें कोई अलग नहीं है। पर लेकिन जब भी एमसीक्यू की बात करें तो 2 चीज होती है कि इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं होगा। अब लेट्स से मान लो, अब इसमें पता है ज्यादातर चांस क्या होते हैं, अब इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कि आपके पास या तो बेसिक मैथ्स, बेसिक फिजिक्स, मतलब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब नंबर वाला आंसर ही होंगे। आपको जो आंसर होगा नंबर वाला ही होगा, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो, आंसर नंबर में होगा, बिकॉज आंसर नंबर में होगा तभी सही होने के चांस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आना मुश्किल है, ठीक है, आ सकते हैं पर मुश्किल क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि आपके सामने एक बिल्डिंग मटेरियल दिया है, मैंने बोला ब्रिक्स ले लिया, राइट। मैंने बोला आपके सामने एक बिल्डिंग मटेरियल दिया, मैंने बोला ब्रिक्स ले लिया, राइट। मैंने बोला कि ब्रिक्स आपके सामने बिल्डिंग मटेरियल दिया था, राइट। तो उसने बोला कि भाई बता दो ऐसा करके ये कौन सा बिल्डिंग मटेरियल है। तो आपने ऑप्शन दी, आपने क्या, आपको तो 1 वर्ड लिखना है, इसमें ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो आपने लिखा। अब कोई लिखेगा BRICK, कोई लिखेगा BRICKS, कोई स्पेलिंग गलत कर देगा, पर उसको आंसर तो पता है ब्रिक्स, कोई एस लगा देगा, कोई नहीं लगाएगा। इस चक्कर में क्या उनके पीछे बैकएंड के अंदर सही आंसर एक ही होगा। क्या पता उन्होंने सही आंसर के अंदर BRICK ओनली इतना लिखा हो, एस नहीं लगाया हो, कोई एस लगा देगा, कोई स्पेलिंग गलत कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो जनरली स्पेलिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते जिसके अंदर स्पेलिंग या 1 वर्ड लिखना हो, राइट। मैं फिर से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं पर चांसेस कम है, आ भी सकते हैं पर चांसेस कम है। अगर आ गया तो शायद ऐसा कुछ स्पेलिंग देंगे वो लोग ताकि वो आसान भी हो शायद, और उसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, राइट, ऐसा हो सकता है। बाकी जनरलाइज अगर बात करें तो चीजें ज्यादातर जो चांसेस है वो बेसिक और फिजिक्स के न्यूमेरिकल के होते हैं, राइट। अब न्यूमेरिकल में कौन सा कुछ बन सकता है, देखो आप, एक तो मैंने बोल दिया जितने भी पोर्शन था बेसिक मैथ्स वाला पोर्शन, यहाँ कुछ ना कुछ नंबर्स होगा। जैसे आपने कोई एंगल बोल दिया, कुछ एंगल निकालो, पर्टिकुलर कोई नंबर निकालो, कोई चीज सॉल्व करो, तो यहाँ पे कंप्लीट द सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी होगा, सीक्वेंस कंप्लीट करो, उसमें कोई ना कोई नंबर होगा, तो वो यहाँ पर हो सकता है। इस बात करता है नॉन वर्बल रीजनिंग में, देखो ये जब ये इस वाले टॉपिक के अंदर मैंने बोला था ना, ये देखो काउंटिंग सरफेस, तो इसमें भी नंबर्स होता है कि सरफेस टोटल कितने काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने काउंट करो। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा खासा एक पैटर्न है एमसीक्यू में आने के लिए, राइट। तो ये थोड़ा सा काउंटिंग सरफेस वाले क्वेश्चन हो गए। एक हमारे होता है इमेज वाले क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता है। अभी लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर, मतलब अगर मैं लास्ट ईयर तक देखूं, इस साल से नहीं आ रहे क्वेश्चन, लास्ट ईयर तक एक क्वेश्चन आते थे जिसको कहते थे 45 सेकंड वाले क्वेश्चन। जिसको नहीं पता मैं बताया तो मोटा मोटा आइडिया देता हूं आपको। इस साल नहीं आएगा, इस साल बताया नहीं कि ऐसा कुछ, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था 45 सेकंड वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। ये लास्ट ईयर आता था भाई, ये लास्ट ईयर आता था, इस साल तो नहीं है। पर बेसिकली 45 सेकंड में क्या होता था, ये बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन आते थे, लास्ट ईयर तक आते थे, मतलब लास्ट 3 साल तक आए थे, कोविड के बाद स्टार्ट हुए थे, तो 21 22 23 24 3 साल आए थे, ठीक है।
तो इसमें क्या होता था भाई, एक इमेज आपकी स्क्रीन पे आ रही थी 45, जो कि 45 सेकंड तक ही आती थी। मतलब आप क्लिक करते हो क्वेश्चन के लिए, स्टार्ट करते हो तो 45 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है, एक इमेज आपके सामने 45 सेकंड तक अपीयर होती है। अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें दी होती है। लेट्स मैंने बोला कि एक उसमें गार्डन का सीन दिया है, मान के चलो ऐसा भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, उसमें एक गार्डन का सीन दिया, उस गार्डन के अंदर बहुत सारे बड़े भी हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, और बहुत सारे वहां पर क्या टेबल्स हैं, चेयर्स वगैरह लगी हुई गार्डन में सब तरफ, मतलब एक पूरा सीन आपको दिख रहा है। तो आपको जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है डाटा उस इमेजेस से लेना था 45 सेकंड के अंदर अंदर। अगर 45 सेकंड के अंदर तो कोई बंदा कितना ही डाटा वहां से ले लेगा, पर आपको क्या करना होता है 45 सेकंड के अंदर वहां से डाटा लेना होता था। मतलब कि जितना हो सके डाटा आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपने जो टोटल जो चेयर्स और वो दिख रही थी आपको, जो टेबल्स दिख रही थी, आपने उनको काउंट कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है, वहां पर आपने लिख लिया। आपने टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो है वहाँ पे कितने खेल रहे हैं आपने लिख लिया, राइट। लेट्स से कोई फुटबॉल से खेल रहा है तो फुटबॉल का कलर क्या आपने वो लिख लिया, राइट। फुटबॉल का पैटर्न क्या आपने लिख लिया, राइट। मतलब कुछ ऐसी अलग सी कुछ चीज है, फिर कोई रिपीटेडली चीज आपको दिख रही थी तो आपने जल्दी से डाटा वहां से ले लिया। उसके बाद 45 सेकंड खत्म होती है, वो इमेज आपकी स्क्रीन से गायब हो जाती है। उसके बाद उस इमेज से रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। उनके नंबर भी ज्यादा होते हैं, क्या 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते थे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए पूछता है कि कुछ ही पूछ सकता है फिर वो कि भाई टोटल नंबर ऑफ टेबल्स बताओ इमेजेस में कितनी थी। अब आपने अगर वो डेटा वहां से लिया होगा तो आप वहां आंसर दे दोगे, नहीं तो आप तुक्का लगाओ, ऐसा नेगेटिव तो है नहीं, ठीक है ना भाई। फिर कुछ ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूछ लिया कि भाई उसने कि वही फुटबॉल से जो बच्चे खेले थे फुटबॉल का पैटर्न कैसा था, आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो ये ऑप्शन है। तो इसलिए यहाँ भी बेसिकली कहूंगा तो काउंटिंग वाला पैटर्न ज्यादा हो रहा था कि भाई काउंटिंग करो जल्दी जल्दी 45 सेकंड के अंदर तो खत्म। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, रीजन ये है बताने का, ऐसा क्वेश्चन तो वापस आएंगे नहीं, राइट। क्योंकि अब बार एडेप्टिव टेस्ट हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, तो चीज आपको पहले ही बोल दिया कि 108 सेकंड आपको मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। तो ये 48 सेकंड वाले क्वेश्चन तो खैर चांसेस है ही नहीं, ठीक है ना। और पर लेकिन इसमें इमेजेस आपको देखकर आपको बोल सकता है जरूर एक इमेज आ सकती है जो कि इमेज आपको 108 सेकंड तक होगी। उसके बाद नीचे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि बता दो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग ऑब्जेक्ट कितने हैं, टोटल नंबर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बताओ यहाँ पे कितने हैं। या फिर आपको कोई स्टेशनरी दे दिया, वही बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स दिख रहे हैं इमेजेस के अंदर, तो आप स्टेशनरी के अंदर बोले टोटल नंबर ऑफ इरेजर बताओ कितने हैं। यहाँ पर बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी पेंसिल्स आपको देगी, टाइप ऑफ पेन आपको बता रहे बताओ दो, तो काउंट कर दो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ये कितना है, पर्टिकुलर ये कितना है। तो आपको ऐसा करके ऑब्जेक्ट काउंट करा सकता है, ठीक है। मैंने लिखा है काउंट ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट बात करता है वो टोटल नंबर ऑफ काउंट सिमिलर पैटर्न। आपको बोल रहा है कि बहुत सारे पैटर्न देखिए, मान लो कोई 8-10 तरह के पैटर्न आपको इमेजेस में दे रखे हैं, सब वो इंटरमिक्सिंग कर रखे हैं। तो आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देके बोलते हो कि बताओ ये वाले पैटर्न कितनी बार रिपीट हो रहे हैं बता दो, तो आपको काउंट करके बताना होगा, राइट। तो ये थोड़ी चीजें क्या है पैटर्न हो जाता है, राइट। देखो यार मैं दूसरों की तरह ना बहुत सारे मैंने देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, काफी लोग जो है ना आपको ना शायद मतलब स्ट्रेटेजी के नाम पर सिलेबस बता देते हैं कि भाई सिलेबस ये है खत्म कर लो। मेरा टारगेट आपको सिलेबस ही बताना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस के अंदर आपको एक्चुअल बताना है कि आपको पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है, फोकस क्या करना है, इसको स्ट्रेटेजी कहते हैं यार। बाकी लोग क्या करते हैं आके बस एक लिस्ट दे देते हैं, पीछे लिस्ट लगा देते हैं लंबी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 तक लिस्ट लगा देते हैं। बोला ये 100 टॉपिक है, इनको पहले महीने में कर लो, इनको दूसरे महीने में कर लो, इनको तीसरे महीने में कर लो, ये स्ट्रेटेजी हो गई। लोग ऐसे बताते हैं। भाई लिटरली बता रहा हूँ ना, वो टाइम खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों का बस, ठीक है। इसलिए यार चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान समझना है। लिटरली बता रहा हूँ इन चीजों के पीछे बहुत टाइम लगा है और बहुत टाइम दिया है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। ऑलराइट, तो उम्मीद करो आपको चीज समझ आ गई कि क्या हमको एमसीक्यू में करना है, क्या हमको एनसीक्यू के अंदर करना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। अब सीधा जो हम चलते हैं जंप मारते हैं पार्ट नंबर ए पे। ये पार्ट नंबर बी के लिए इतना ही था, ठीक है ना। इसमें टाइम कितना देना मैं आपको भी आगे बता रहा हूँ, टाइम किसे कितना देना है किस सेक्शन में मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। पहले पार्ट नंबर ए को समझ लेते हैं। इसमें पार्ट नंबर ए में ड्राइंग में क्या है, देखो ड्राइंग के अंदर बताए हुए 3 क्वेश्चन है। वो कहता है आपके पास पहला क्वेश्चन 25 मार्क्स का आएगा, टोटल 80 मार्क्स का इसका वेटेज है, टोटल इसका 80 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है ना। यहाँ पहला जो है 25 मार्क्स का यहाँ पर आएगा, सेकंड हमारे पास आएगा 25 मार्क्स, थर्ड आएगा 30 मार्क्स, ठीक है जी। देखो 25 मार्क्स में क्या है, सिंपल आपको बोला है कि सबसे पहला क्वेश्चन जाएगा जहां पर आपको कंपोजिशन प्लस कलर दोनों बोला है। देखो यार कंपोजिशन प्लस कलर की जब बात कर रहा होता है तो क्या मतलब यहाँ पर सिंपल देखो कंपोजिशन 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो 2D कंपोजिशन होगा और एक 3D कंपोजिशन होगा। मतलब कि कंपोजिशन के अंदर कोई सीन भी हो सकता है, राइट, मतलब कोई पर्टिकुलर किसी जगह का सीन हो सकता है, ठीक है ना। या फिर कंपोजिशन के अंदर कोई 2D फिगर आपको दिए हैं, ट्राइंगल रेक्टेंगल ले लो, उनका कंपोजिशन कर दो। या फिर आपको 3D फिगर दिया, मतलब 3D के अंदर जैसे कोई कोण है, स्फेयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, इनको आपको रखकर उनके डायमेंशन भी दे सकता है, ठीक है ना। तो वो कंपोजिशन कर सकता है। तो पहला आता है कंपोजिशन एंड कलर। तो आप थोड़ा सा ट्राई करना कि 2D 3D कंपोजिशन दोनों तरह की प्रैक्टिस करो और साथ साथ के अंदर उनकी सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन अलग अलग डायमेंशन और अलग अलग कलर टेक्निक के साथ साथ कंपोजिशन की प्रैक्टिस करो। ऑलराइट, मैंने कलर थ्योरी मैंने कलर्स के ऊपर से डिपेंड इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले बनाई थी ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग देखो सेम है, इस फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्वेश्चन जेई के बराबर ही है। जेई में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, फर्स्ट जेई में 2 क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते, राइट। तो चीजें वही है, टेक्निक्स तरीके वही है। आपको करना क्या है,
जब भी आप 2D 3D कंपोजिशन वाले क्वेश्चन वाले कलर करते हो, ध्यान रखना 2D कंपोजिशन करो और 3D कंपोजिशन करो, उसमें कलर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उसमें कलर फिल करके। पर याद रखना कि आपको अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग डायमेंशन लो, राइट। किसी में डायमेंशन लो, किसी में विदाउट डायमेंशन करो, राइट। याद रखना इसमें स्केल का यूज करना बहुत सारे क्वेश्चन में अलाउ होता है, किसी क्वेश्चन अलाउ नहीं होता है। आपको अगर अलाउ नहीं करना होगा तो वो बोल देगा कि अलाउ नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन में, पर लेकिन अगर नहीं बोला तो आप अलाउ कर सकते हो स्केल, कोई दिक्कत नहीं है। कलर कौन को यूज करना होता है इसके ऊपर अलग से वीडियो मैंने बना की पूरी ड्राइंग के ऊपर, पर आपको मोटा मोटा वही कि पेंसिल कलर या फिर क्रेयॉन्स कलर, जितने बच्चे पेंसिल कलर यूज करते हैं पेंसिल कलर ही आपको यूज करना होता है। बिकॉज पेंसिल कलर क्या होता है, ज्यादा फैलेगा नहीं और शीट के ऊपर पीछे की तरफ प्रिंट नहीं होगा, छपेगा नहीं। ऑलराइट, तो ये छोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी होती है, इसके ऊपर क्या अपन अलग से वीडियो में बात कर लेंगे क्या सा ड्राइंग में क्या करना है। पर एक मोटा मोटा प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखना कि आपको अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग आपको डायमेंशन के हिसाब से यहाँ पर काम करना है। ऑलराइट, ठीक है। तो कलर टेक्निक्स थोड़ा सा ध्यान रखना कि कलर कैसे टेक्निक्स की जाती है, थोड़ा सा फोकस करना। अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ एक वर्ड तो है डिटेलिंग के ऊपर, कि भाई डिटेलिंग थोड़ी सी ध्यान रखना कि डिटेलिंग कैसे की जाए कम टाइम के अंदर, डिटेलिंग कैसे की जाए कम टाइम के अंदर, थोड़ा सा कम टाइम में। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा कैसे कम टाइम के अंदर ज्यादा डिटेलिंग की जाए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। उसी के लिए मैंने आपको लिखा ब्रैकेट के अंदर, देखो 2 से 3 क्वेश्चन पर डे डेली 2 से 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पर डेली कर रहे हैं, ये तो मिनिमम है भैया, ठीक है। 3 क्वेश्चन की बोल रहा हूँ बिकॉज आपको ऑलरेडी 3 क्वेश्चन करने हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना ड्राइंग का, ये क्वेश्चन बेसिकली ड्राइंग का नहीं, ये क्वेश्चन बेसिकली कहूंगा ये क्वेश्चन एक 3D मॉडल है, ये क्वेश्चन एक मॉडल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मॉडल, इसके अंदर आपको कोई पेन पेंसिल नहीं चलानी होती है, इसके अंदर आपको एक 3D किट दी जाती है एग्जाम में, लिखा भी देखो मैंने, आप शायद पहले पढ़ा भी होगा, मैंने बताया भी था वीडियोस में कि आपको एग्जाम में एक 3D किट दी जाएगी। एक किट का मतलब कुछ सामान दिया जाएगा, हो सकता है मे बी शायद अधिकतर जो पॉसिबिलिटी वो क्ले की होती है। आपको लेट से मैंने बोला क्ले दे दिया, राइट, मैं बोला क्ले आपको दे दिया, तो क्ले जैसा कुछ मटेरियल आपको दे दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको इस क्ले से मिलकर ऐसी कुछ चीज जैसा कोई मॉडल बनाना है, राइट। मे भी शायद ऐसा कुछ बोलते हैं कि ऐसा कोई मॉडल बनाओ जिससे आपको कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन डिपेक्ट हो रहा हो। जैसे मैंने बात की थी ना भाई पीओडी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, इसलिए मैंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से कुछ एग्जाम्पल कर लेना। बोलेगा कि आपको पर्टिकुलर इम्फेसिस या कोई हिरार्की या सिमेट्री, बैलेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, तो कोई भी एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन डिपेक्ट हो रहा हो ऐसा कोई आप मॉडल बना दो। तो छोटा सा मॉडल हमको जल्दी से बनाना होगा उसमें से, ऐसा उस वाले मॉडल की बेसिकली मॉडल कैसे चेक कैसे होता है, उसकी मार्किंग स्कीम कैसे होती है। अगर मोटा मोटा बात करूँ तो मॉडल की इमेज फोटो खींचकर आपको डायरेक्ट भेजी जाती है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को, मतलब जहाँ पर आपके मार्क्स प्रिपरेशन हो रहे हैं उनपे आपके सेंटर से मॉडल नहीं भेजा जाता, सेंटर से आपकी फोटो खींचती है, उसकी मॉडल की फोटो खींच के आपको भेजी जाती है वहाँ उनको आगे, फिर फोटो देखकर आपके मार्क्स देते हैं, जो कि सिस्टम गलत है, एटलीस्ट आपको मॉडल वहाँ पे जाना चाहिए। खैर ये सब चीज बात की बात है। तो ये थोड़ा सा हमको होता है कि आपको किट दी जाती है, किट का मतलब थोड़ा सामान दी जाएंगे, आपको सिर्फ 3D मॉडल बनाना होता है जो कि आपको एग्जाम में ही काम करना होता है, इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। तो इसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बाकी स्केचिंग जो काम करने का काम वो 2 में ही है, वो ये 2 में ही भाई, ये पहला और ये दूसरा, जो कि जेई में भी होता है सेम, ठीक है। तो एक कंपोजिशन प्लस कलर, एक होगा कंपोजिशन प्लस ब्लैक एंड व्हाइट। एक कंपोजिशन और कलर के साथ कंपोजिशन होगा, इसके अंदर आपको 2D 3D कलर आ सकता है और यहाँ पर कोई सीन भी आ सकता है, राइट। इसके अंदर कलर वाले के अंदर कोई सीन भी आपको दे सकता है। देखो सीन में लिखा है, सीन चाहे कोई पब्लिक प्लेस हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई नेचर रिलेटेड कोई इन्वायरमेंट हो गया, आपको कोई फेस्टिवल जैसे माना भाई कि भी होली है तो होली का कोई फेस्टिवल कोई सीन बना दो। स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो होली के आसपास एग्जाम दे रहे हैं ना, होली वाले क्वेश्चन ही बैठेंगे, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ। तो एटलीस्ट जो कोई जो इन्वायरमेंट अभी चल रहा होता है ना उसके हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो होली वाले सीन की प्रैक्टिस कर लेना, इसके अंदर आपको दिया कि बहुत सारे बच्चे होली खेल रहे हैं, इसके अंदर कलर भरो या फिर विदाउट कलर, दोनों ही प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। ऐसा है, इसीलिए ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखो। बहुत सारे ऐसे होते हैं नाटा हो जेई के अंदर, जो सीजन चल रहा था उसके हिसाब से एग्जाम जो है क्वेश्चन नंबर वहां पर क्वेश्चन फिट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए बाकी थोड़ा पब्लिक प्लेसेस है, मैंने बोला कि गार्डन है, गार्डन कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड है, कोई गार्डन है, इसके थोड़ा सा इनकी थोड़ी सी ड्राइंग आप प्रैक्टिस कीजिए। ऑलराइट, इनके अंदर बेसिकली मैं कहूंगा सीन के अंदर लाइव स्केचिंग प्रैक्टिस कीजिए, लाइव स्केचिंग, लाइव सीन, लाइव स्केचिंग प्रैक्टिस कीजिए, राइट। अपने घर की छत पे चले जाइए, फ्री हो तो अपने घर की छत पे चले जाइए, बातें करने नहीं, इधर उधर लोगों को देखने नहीं, घर पे चले जाए, छत पे चले जाए और वहां पर अपनी ड्राइंग शीट लेके चले जाइए, ऊपर खाली पेपर लेके चले जाइए और जाकर ऊपर बैठ जाइए बढ़िया आराम से। आपको जहाँ भी पानी की टंकी पड़ी वहां पर जाकर बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, चेयर लगा लीजिए शानदार तरीके से छाए के अंदर, कहीं बैठ जाइए और बढ़िया तरीके से लाइव स्केचिंग कीजिए। कोई भी सीन ले लीजिए, आपको कोई घर में कोई बाहर कोई ट्री है, कोई पेड़, आपको कोई नज़ारा अच्छा सा दिख रहा है, तो कोई वहाँ पे बर्ड है बैठी है तो उसको आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लाइव स्केचिंग कीजिए। कोई भी बच्चे खेल रहे हैं छत के ऊपर, कुछ क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो जल्दी से उसको बनाइए। जैसे होली आ रही तो होली के अंदर बच्चे कोई खेल रहे हैं तो बनाइए, लाइव सीन बनाइए, लाइव स्केच कीजिए उसका। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करने वाला है। और यही तरीका है अपनी ड्राइंग को बेहतर बनाने का, राइट। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर करोगे ना तो मजा आएगा, विदाउट इंटरेस्ट में जाने आएगा। ड्राइंग स्केचिंग ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंटरेस्ट के साथ करोगे तो ही नंबर आएंगे। तो मतलब फील होकर करना कि हाँ चलो यार कुछ मजा के कुछ है ना मजेदार ड्राइंग बनाते हैं, आज कुछ लाइव देख के बनाते हैं, आज कुछ 3-4 लोग बैठे इनको लाइव देख के बनाता हूँ, चलो। तो इंटरेस्ट के साथ करना, तब मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास वो है ह्यूमन स्केल पर्सपेक्टिव। इनको थोड़ा ध्यान रखना कि आप जो स्केल ले रहे हो, आप जो लोग बना रहे हो, आपकी कोई मेल फीमेल जिसका भी आप फोटो बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उनके स्केल
हाथ ना मुंह कान वगैरह, मतलब एक बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री, तो थोड़ा सा स्केल थोड़ी सी सही हो, उनका प्रोपोर्शन सही हो, ह्यूमन स्केल थोड़ा ध्यान रखना, पर्सपेक्टिव को ध्यान रखना। अगर आपके लिए कोई रूम बना रहे हो, रूम के अंदर क्या पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ये स्केचिंग करते समय। तो यार एक हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कलर, जहाँ पर आपको कलर भरना होता है, और एक क्वेश्चन आएगा ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग करनी पड़ेगी, राइट, ब्लैक एंड व्हाइट बनाना पड़ेगा, इसमें आपको कलर नहीं भरना होता है। एक क्वेश्चन ये भी आएगा, दोनों क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं। ऑलराइट, मैंने आपको बता दिया कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 2D 3D बन सकते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन 2D के अंदर बहुत सारे फिगर दे सकते हैं, 3D वाले क्वेश्चन आपको फिगर दे सकता है, वो क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर लाइव सीन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, ये क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी आपको 3D मॉडल किट की मैं बात कर चुका हूँ, प्रैक्टिस ये हमको 2-3 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। अगर ज्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तो और अच्छी बात है। अगर आप जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, तो डेफिनेटली बात है, फिर तो आपको 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हो, फिर तो आपको डेली के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ। अगर आप जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हो, अगर आप ओनली नाटा एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पास टाइम ही टाइम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी हो चुके हैं, जिसके हो चुके हैं उसके पास तो टाइम ही टाइम है। तो 4 क्वेश्चन मिनिमम कम से कम 2 दिन के, 2 ही 2 पर दी के 4 क्वेश्चन, ठीक है, मस्ट है आपके, मस्ट है। क्योंकि आप जेई का एग्जाम दे रहे हो तो आपको जेई की मैथमेटिक्स भी करनी होती है, इसलिए आपको तो टाइम नहीं मिल पाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है बता दो, किस वाले सेक्शन को कितना टाइम दें, कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यार ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। काफी स्टूडेंट्स होंगे जो अपने टाइम को थोड़ा सा, हो सकता है किसी को थोड़ा शेड्यूल अलग हो, कहीं थोड़ा और ज्यादा बिजी हो, कोई जेई की पेपर 1 बीटेक की भी तैयारी करता है, राइट, वो भी इस वीडियो को देख रहा हो। तो आप अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो, बिकॉज आपकी और भी प्रायोरिटीज है, या फिर आपकी और भी एग्जाम्स है, राइट। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर लेकिन जो नाटा और जेई पे फोकस कर रहा है डेडिकेटेडली, और जो ऑनली नाटा पे फोकस कर रहा है, नाटा जेई दोनों को लेकर चल रहा है, जिसके बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम है तो आपको पहले बोर्ड एग्जाम पे ही फोकस करना जरूरी है, राइट, उसके हिसाब से आप चीजों को मैनेज करना है। मैं आपको बोर्ड और नाटा कैसे मैनेज करना है वो भी वीडियो डाल चुका हूँ, जाओकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो भैया टाइमिंग की बात कर, सबसे पहले यार मैंने लिखा है यहाँ पर 10+2+1, दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टॉप द एग्जाम। एग्जाम को टॉप करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, हमको पता ही है, वो तो 10+2 12th क्लास का है। नहीं, वो मैं आवर्स की बात कर रहा हूँ, मैं वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि 10+2 है, ये आवर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको टॉप करने का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टॉप करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये 10+2+1। इसका मतलब ये मिनिमम घंटे, आवर्स है, 10 घंटे प्लस 2 12 घंटे प्लस 1 13 घंटे, आपको मिनिमम 12 से 13 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप नाटा जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे नाटा ही कर रहे हो, किसी भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 13 घंटे मिनिमम देने पड़ेंगे, मिनिमम 12-13 घंटे। और 12-13 घंटे को आपको मैंने लिखा है 10+2+12। अगर किसी दिन आपको 10 घंटे दे पाए, किसी दिन 12 दे पाए, किसी दिन 13 दे पाए, वो डिपेंड करता है, पर लेकिन मिनिमम यार 10-12 10-12 13 के आसपास अरेंज आपको थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा पर डे का, तभी मजा आएगा। 10 से कम तो सोचना ही मत, सोचना ही मत, 10 से कम तो ऊपर ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑलराइट, मैं कैसे करना देखो, सबसे पहले पार्ट बी की बात करेंगे, जिसके अंदर आपका एप्टीट्यूड था, जिसके अंदर 120 मार्क्स का ही था। इसके अंदर मैंने आपको 3 पोर्शन बताए थे, ठीक है, मैंने आपको 3 पोर्शन बताया था, जिसके अंदर पहला बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स था, दूसरा था जीके हिस्ट्री या फिर कलर थ्योरी, और तीसरा था हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर बात की तो इसके अंदर सिंपल बात भी है, 6 घंटे अगर आप देखोगे तो 6 घंटे के अंदर से 3 घंटे क्या है बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स को आपको देने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस वाले पोर्शन को अच्छे से कर पाओगे। बिकॉज भी इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करने हैं, इसमें आपको चीजों को टाइम टेकिंग है, सॉल्व करने पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, तो मिनिमम 3 घंटा देना है आपको। दिस इज द मिनिमम, इस आवर्स मिनिमम लिखिए, इससे आपको ज्यादा देना है, इससे आपको ज्यादा ही देना है, मिनिमम 3 घंटे आपको थोड़ा सा यहाँ फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी बचे 2-3 घंटे को आपको डिवाइड कर लेना है 2+1 के अंदर, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी तैयारी कितनी है। भैया आपने जेई के अंदर अच्छा खासा जीके पोर्शन वाला, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन अच्छा खासा कवर कर रखा है, तो आपको जीके में 2 घंटा देना है, 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स वगैरह दे सकते हो, बाकी इन चीजों के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। या फिर आप नॉन मॉरल रीजनिंग को दे सकते हो, अगर आप ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है। अगर आपका देखो, वैसे अधिकतर स्टूडेंट्स का नॉन मॉरल रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है वो अच्छा ही होता है, सबको पता है यार, मिरर इमेज वाटर इमेज कैसे निकालते हैं, सबको पता है सरफेस काउंटिंग कैसे करते हैं, सबको पता है चीज। तो नॉन वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चन को आपने 15% आधा घंटा दे दिया, टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लिए, ट्राई करो कि आपको जो मैक्सिमम जो टाइम है 2 से 2.5 घंटा, 2.5 घंटा 3 घंटा पौने 3 घंटा, वो आप जीके को दो, जनरल नॉलेज को दो, थ्योरी वाले क्वेश्चन को दो, कलर थ्योरी को दो। ऑलराइट, यहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आधा घंटा 1 घंटा दो जाने का, तो करंट अफेयर्स के अंदर कहाँ से आप चीजों को सीख सकते हो, राइट, इसके ऊपर फोकस किया जाए। ऐसा आपको थोड़ा सा डिवाइड कर लेना चीजों को। पार्ट ए के ऊपर आते हैं, मैंने बोला आपको डेली के आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करने। अगर आप ओनली नाटक की तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम आपको 4 क्वेश्चन डेली की प्रैक्टिस करने किसके, ड्राइंग के, तो आपको एटलीस्ट कम से कम 3 घंटे देने ही पड़ेंगे, राइट। बिकॉज एग्जाम के अंदर भी 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे के आपको 90 मिनट्स फॉर ड्राइंग, 90 मिनट्स फॉर एप्टीट्यूड वाले सेक्शन। अब 90 मिनट्स की बात करें तो 45 मिनट्स प्लस 45, एक क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, तो 45 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स। तो अगर 45 के हिसाब से भी देखो तो ध्यान रखना, आपको एक क्वेश्चन को 45 मिनट से ज्यादा नहीं देने, यहाँ पर ज्यादा नहीं देने, इससे कम ही देना है, बिकॉज आपको फिर 3D मॉडल वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, 3D मॉडल वो भी तो है। तो 40 मिनट्स मान लो, चल 40 मिनट्स वाले क्वेश्चन 40 मिनट से कम देना है एक को,
ट्राई करना है आधे घंटे 35 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करो, इसलिए 3-4 क्वेश्चन डेली के ट्राई करो, डेली के सॉल्व करो। ऑलराइट, ये क्वेश्चन रहेगा, इसके लिए आपको 3 घंटे मिनिमम का टाइम दिया जा रहा है। थोड़ा सीखोगे भी सही, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थोड़ा सा रेस्ट भी लोगे, थोड़ा सीखोगे, 5-10 मिनट रुकोगे, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। स्केचिंग की प्रैक्टिस भी करोगे यहाँ पर, इसका कहने मतलब है कि क्वेश्चन के अलावा स्केचिंग की प्रैक्टिस भी करोगे, कैसे आपको स्केचिंग करनी है, कैसे आपको कलर फिल करना है, ये भी टेक्निक्स है, टेक्निक सीखोगे तो ये भी आप मैटर कर जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हुए 2 से 3 क्वेश्चन पर डे मैंने बोल चुका हूँ। ओके, ये रहेगा किसका, इसका। नेक्स्ट बात करते हुए यहाँ पर आते हैं, मैंने चीज लिखी है कि सिंपल आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई के अंदर आपको मैथमेटिक्स के अंदर 4 घंटे पर डे मैथ्स के लिए भी देना है। तो मैंने आपको लिखा है कि आप जैसे स्टूडेंट हो चुके मैथ्स के लिए भी दे पाएंगे, इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर आप यहाँ पर 6 घंटे और 3 कितना हो गया, 9 घंटे हो गए, तो बेसिकली 4 घंटे कौन से हो गए, ये मैथ्स के लिए हो गए। तो बेसिकली 9 और 4 कितना हो गया, 13, इसलिए मैंने लिखा था 13 घंटे, राइट। तो 6 और 3 ये तो ओनली नाटा वाला हो गया, और ये प्लस नाटा प्लस जेई। ये मैं सोचना भैया ओनली नाटा वाले हम लोग 9 घंटे पढ़ना है क्या, नहीं, आप ओनली नाटा का एग्जाम दे रहे हो तो आपके 4 घंटे वहां से बच जा रहे हैं, तो आपको 4 घंटे के फिर 2 घंटे 2 घंटे लगाने, फिर आपको 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना है इसको, और बाकी इसको जगह 5 घंटे प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ पढ़ाई में, कहने का मतलब ये पूरी तरह से पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाओ, उसको आपको देखना ही नहीं, इधर उधर कुछ नहीं करना है, फुल्ली फोकस्ड ऑन स्टडीज और कुछ नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं एक और चीज वो इंपॉर्टेंट है कि भाई इतना कुछ करते करते हमको जो मेहनत आप कर रहे हो ना, जिस तरह पढ़े आप, जिस तरह की मेहनत आप करो, उस सबका एक निचोड़, उसका एक रिजल्ट लेकर आने के लिए फोर्स हमको लास्ट में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो है पीवाई की उसकी। अभी करते चलो तो और भी अच्छा है, कम से कम एटलीस्ट 5 साल की पीवाई प्रिपरेशन करने, 5 साल एटलीस्ट कम से कम करने। 5 साल से पहले करना ही मत, नाटक के केस में बोलूंगा। जेई के लिए तो करना है, जेई के लिए तो 10 साल का करो, कोई दिक्कत है, मैंने दिखाया देखो जेई के लिए पीवाई को लिखा 10 ईयर्स, जेई के लिए, जेई के लिए कंफ्यूज मत होना, मैंने 5 साल का बोला मतलब 5 साल ओनली नाटा, फिर ओनली नाटक के लिए बोलो, नाटक के लिए 5 साल से पहले के क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं बनेगा अभी के लिए, ठीक है ना। अगर कर भी सकते हो, करना है तो एटलीस्ट बेसिक मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन ले लेना वहां से, बिकॉज 5 साल पहले 11-12 की मैथ्स आती थी नाटक के अंदर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको। फिर आप देखोगे तो आपको डर लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए 5 साल तक करो, 5 साल से 4 साल 5 साल के अंदर ही बेसिक मैथमेटिक्स आ रही है नाटा में, और वही अभी आएगी। ऑलराइट, पहले के करना चाह रहे हो तो कर लो, 11-12 की मैथमेटिक्स वहां से मत लेना, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन वहां से उठाकर कर सकते हो अगर आपको पेपर मिलता है, इच्छा है तो। भाई 5 साल करो, प्लस साथ साथ चीजों को रिवीजन करो, पर वीकली लिखा है देखो, वीक के अंदर एक बार तो रिवीजन कर ही लेना कम से कम, जो एटलीस्ट थ्योरी का बेसिक मैथमेटिक्स का तो कर ही लेना, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है ना। साथ के अंदर मॉक टेस्ट लगाना मत भूलना, मॉक टेस्ट चाहिए तो अपने सफल टुगेदर के ऊपर ही मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, राइट, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर सकते हो, अपने वेबसाइट के ऊपर आप विजिट कर सकते हो बैचेस के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। और तो ये सब कुछ चीजें थी, बाकी तो यार आप समझदार हो, आप होशियार हो, आपको सब अच्छे से करना है, राइट। मेरी उम्मीद यही है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी, आपने चीजें साथ साथ लिखी होगी। भाई जिसने पेन को पे निकाल कर लिखी है ना, उसको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिटरली भाई आज तो गला ही सूख गया बोलते बोलते। खैर, थैंक यू सो मच यार, टेक केयर, बाय बाय। ये थी आपके लिए स्ट्रेटेजी, जो कि आपको स्ट्रेटेजी लेकर चलना है, विदाउट स्ट्रेटेजी कोई काम नहीं करेगा। स्ट्रेटेजी के साथ चलो, सोच समझ कर चलो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ फोकस कर रहे हो, ज्यादा समय ऐसी चीजों को मत दे देना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा समय देना है। ऑलराइट, और आपके लिए बहुत जल्दी सरप्राइजेस आ रहे हैं, मैंने आज वीडियो भी लॉन्च कर दी है, तो सरप्राइज आपके लिए लॉन्च हो ही चुका है, और जो मेन सरप्राइज वो भी आ रहा है। अगर आप वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हो, 2 से 3 दिन बाद, तो मतलब सरप्राइज आ चुका है, राइट। और वीडियो में यहाँ तक पहुंचो, इसका मतलब तो यार आप ही हो अगले टॉपर, बिकॉज बहुत टॉपर ही होते हैं जो वीडियो में लास्ट तक पहुंचते हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी वीडियो के अंदर लास्ट तक पहुंचने का मतलब है कि आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, और आप जैसे स्टूडेंट ही होंगे जो आगे आगे जिनके अंदर टॉप कॉलेज की सीट आपका वेट कर रही है, बिकॉज जो टॉप कॉलेज में नहीं पहुंचने वाले हैं, जिनके अंदर जुनून जज्बा नहीं था या फिर नहीं है, वो इस वीडियो में लास्ट तक कभी नहीं पहुंचेंगे। देखना, वो लोग पहले बीच में या फिर शुरू में छोड़ के चले जाते हैं। तो आप यहाँ तक पहुंचे, उसका मतलब तो आप डेफिनेटली बात, आप में कुछ बात है, आप में अंदर एक चुल है कुछ करने की, आगे बढ़ने की। ऑलराइट, तो लाइफ के अंदर यार आपको कोई रोक नहीं पाएगा, लिटरली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना आपको जो मैंने बीच में बताई थी, कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, कब कब चाहिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल। तो आओ जाकर मिलकर फाड़ कर रखते हैं, और मिलकर इस बार धूम मचाते हैं, इस बार फाड़ के रखते हैं।